मैं सौम्या अधिकारी आप सभी का यूपी दिवस के पूर्व संध्या पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, उपस्थित सभी जागरूक दर्शकों एवं सभी सहयोगी साथियों, पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम। आज की शाम केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, यह उस इतिहास को नमन करने की शाम है जिससे हमने पढ़ा तो बहुत था मगर समझा बहुत कम। हमारा उत्तर प्रदेश वह प्रदेश जिसकी मिट्टी में संस्कृति भी है, संघर्ष भी और क्रांति भी। सन 1857 की वो पहली आजादी की चिंगारी इसी धरती से उठी थी और आज उसी स्मृति को जीवित रखने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मित्रों, इतिहास जब किताबों में कैद हो जाता है तो वह सिर्फ तारीख बनकर रह जाता है, लेकिन जब वही इतिहास मंच पर सांस लेने लगे तो वह चेतना बन जाता है। इसी चेतना का नाम है सृजन शक्ति वेलफेयर सोसाइटी। आज के कार्यक्रम को प्रस्तुत करने से पहले मैं इस नाटक के प्रबंधक संस्थान सृजन शक्ति वेलफेयर सोसाइटी लखनऊ का परिचय देकर करूंगी। सृजन शक्ति वेलफेयर सोसाइटी एक गैर सरकारी संगठन के रूप में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से पंजीकृत है। संस्थान विगत 10 के जज्बे ने उन्हें एक क्रांतिकारी बना दिया, एक ऐसा क्रांतिकारी जिससे अंग्रेज थर थर कांपते थे। आज सृजन शक्ति वेलफेयर सोसाइटी आपके समक्ष लेकर हाजिर है किस्सा गोई 1857 की आग और इनकलाब दास्ताने अजीजन बाई, एक अनकही क्रांतिकारी की कथा। इसे लिखा है अर्चना अजमत ने और निर्देशन किया है डॉक्टर सीमा मोदी ने। बस कुछ ही पलों में अब ये कार्यक्रम शुरू होगा, मगर उससे पूर्व मैं मंच पर प्रियंका जी को आमंत्रित करती हूँ जो हमारे नाटक की लेखिका अर्चना अजमत जी और म्यूजिकल किस्सा गोई की निर्देशिका डॉक्टर सीमा मोदी जी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देंगी। आदाब, नमस्कार। तो शुरू करते हैं महफिल। महफिल एक दास्तान की, दास्तान जो कहानी नहीं है, फसाना नहीं है, बयान है। बयान है तारीख का, तारीख आपकी, हमारी, तारीख हिंदुस्तान की। महफिल दास्तान की, किस्सा है सन 57 का, माहौल है जंग का, जंग अंदर भी, जंग बाहर भी, जंग वजूद की, जंग हुकूक की, जंग वतन की, जंग आज़ादी की, जंग अपने जमीन अपने आसमान की, अपने वतन, अपने मुल्क, अपने हिंदुस्तान की। तो लीजिए शुरू होती है महफिल। महफिल एक दास्तान की। जुग जुग जिया सुललनमा भवनमा के भाग जागल हो ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो ललना लाल हुई है। कौन सी जगह है? पता नहीं, कोई हवेली है शायद। राजा की है या नवाब की? पता नहीं क्यों? क्योंकि तारीख यानी इतिहास में लिखा नहीं गया। भाई साहब, आप लोग हैं कौन? पता नहीं, क्यों? हमारा भी नाम इतिहास में लिखा नहीं गया। वो तो ठीक है, मगर आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? वो राजा साहब है ना? राजा साहब हिंदू हैं या मुसलमान? अरे आप सब अभी तक यहीं पे अटके हुए हैं। जी, ये तो हमारा मनपसंद काम है। बल्कि यही मेन काम है। दास्तान तो पार्ट टाइम में सुनाते हैं। वो तो ठीक है, मगर आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? वो राजा की बेटी का जन्मदिन है। ओह, तो पार्टी है। पार्टी नहीं, हम दास्तान सुना रहे हैं, लोग बुरा मान जाएंगे। ओह, तो दावत है। जी, दावत है, इसीलिए नाच रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग नाचते हैं? जी, सब नाचते हैं। जब से दुनिया बनी है लोग नाच ही तो रहे हैं, कुछ अपनी मर्जी से तो कुछ दूसरों की मर्जी से, कुछ अपनी धुन पर तो कुछ दूसरों की धुन पर। अच्छा, आप किसकी धुन पर नाच रहे हैं? राजा साहब की, वरना वो जेल में डाल देंगे ना। प्रजातंत्र नहीं है ना, प्रजातंत्र की तो बात ही कुछ और होती है। अच्छा, नहीं। खैर छोड़िए, फिर दिखाइए कुछ। फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो जुग जुग जिया सुललनमा भवनमा के भाग जागल हो ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक
क्या हुआ? राजा की बेटी को डाकू उठा के ले गए। अरे यहाँ से कहानी में आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट नहीं, लोग बुरा मान जाएंगे, हम दास्तान सुना रहे हैं। माफ कीजिएगा जिल्ले सुभानी, यहाँ से कहानी में आता है मोड़। कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है, एक अलग शहर, अलग मोहल्ले में। तो हाजरीन, ये है हमारा लखनऊ और ये है लखनऊ का चौक मोहल्ला, जहाँ से खुशबू आती है इत्रदान की, खुशबू आती है दस्तरखान की, खुशबू आती है फूलों की, प्यार, खुलूस और रसूलों की, नवाबियत की और नवाब की, अदब की और आदाब की। एक मिनट, कौन से अदब और कौन सा आदाब? जिन्होंने खरीद कर उठाकर गुमराह करके लाई गई औरतों को तवायफ का दर्जा दिया, उसे बाजार में बैठा दिया, उनके हुनर और फन का तमाशा बना दिया, जीती जागती लड़कियों को इंतजार खानों में बदल दिया, घर को दीवारों दर को परी खानों में बदल दिया। अरे हम इतना तो एहतराम करते थे, अपने बच्चों को उनके पास उर्दू सीखने भेजते थे, आला दर्जे के नवाब, शायर, अदीब उनके कदरदान थे, उनके साथ वक्त गुजारते थे। और जब उनका हुस्न फीका पड़ जाता था, उनका जिस्म बूढ़ा और बीमार हो जाता था, तो मरने के लिए तन्हा भी छोड़ देते थे। क्या हम बंद नहीं कर सकते इसे ग्लोरीफाई करना? ग्लोरीफाई? लोग बुरा मान जाएंगे, हम दास्तान सुना रहे हैं। ओह ठीक है, तो फिर हम दास्तान पर वापस आते हैं। वो छोटी सी बच्ची जिसका नाम अ ब स कुछ भी हो सकता है, उसको डाकू उठा के ले गए। उठाने से पहले उन्होंने भी उसका नाम पूछा, लेकिन वो छोटी सी बच्ची, गौर कीजिएगा, वो छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र फकत 5 या 6 साल की थी, उसने अपना नाम बताने से ज्यादा जरूरी अपने घर में जबरन घुस आए लोगों को ललकारना समझा। उसने बाआवाज़े बुलंद पूछा, तुम कौन? डाकू ने कहा, हम वो हैं जो तुमको यहाँ से ले जाने आए हैं। बच्ची ने कहा, मुझे ले जाने आए हो? मैं क्यों कहीं जाऊं? ये मेरा घर है, तुम जबरन घुसे हो, तुम बाहर जाओ। लेकिन हाजरीन, हिम्मत और किस्मत एक साथ मिलें ये जरूरी नहीं। उस छोटी सी बच्ची के पास हिम्मत थी, किस्मत नहीं थी, लिहाजा डाकू उसे उठा कर ले गए। आगे क्या हुआ? आगे कुछ लोग कहते हैं कि डाकुओं ने उसे बेच दिया, कुछ और लोग कहते हैं कि वो दरिया में बह गई, फिर किसी पहलवान ने उसे बेच दिया। जो भी हो, इसी तरह भटकते भटकते कई कहानियों से गुजरते एक रोज वो लखनऊ पहुंची। लखनऊ जो शाम का शहर है, लखनऊ जो आम का शहर है, लखनऊ जो मौसीकी, शायरी, अफसानों, रक्स का शहर है, लखनऊ जो गोमती में झिलमिलाते सितारों के अक्स का शहर है। तो हाजरी, जिसकी है ये दास्तान, जिसके हुए हजारों कदरदान, जिससे डरे अंग्रेज हुक्मरान, वो बिजली, वो कयामत, वो आग अब शहरे लखनऊ में थी। लेकिन लखनऊ में कहाँ? किसका कोठा? हुस्ना का या अदा का? या वफा का? शायद उमराव का? क्या फर्क पड़ता है? बात इतनी सी है कि अब उसकी तालीम शुरू हो गई थी, एक आला और बाकमाल तवायफ बनने की तालीम, उर्दू सीखने की तालीम, सा और शाह का फर्क। शुरू नहीं, शुरू, शादी नहीं शादी, शहर, शहर तो सुबह को कहते हैं, शहर यानी लखनऊ जहां हम रहते हैं। नुक्ता, नुक्ता कहाँ लगाना है, क्योंकि नुक्ते से मायने बदल जाते हैं। मसलन खाना यानी पकवान और खाना यानी वो जगह जहाँ हम सामान रखते हैं। इसी तरह फल, फल यानी रिजल्ट, परिणाम, और फल, फल यानी सेब, अनानास, आम, फ्रूट्स। नाचने की तालीम, कत्थक की थाप, टुकड़े, तोरण, गायकी की तालीम, ठुमरी यानी भाव जिसमें सबसे अहम है। मसलन
बाबुल मोरा 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 नैहर छोटो जा बाबुल मोरा बाबुल मोरा 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 नैहर वाह। चलने बोलने रुकने कपड़े पहनने की तालीम। चलो तो लगे बादे सबा चल रही है, रुको तो लगे कहकशा रुक गई है, बोली गुलफिशा सी हो, लिबास दरख्शा सा हो। फिर हुआ यूं कि धीरे धीरे वो हर फन में माहिर हो गई, हर अदा हर अंदाज में उम्दा। और तब वो वक्त आया जब सबने सोचा कि उसको एक नाम दिया जाए। यूं पुकारने का नाम था, लेकिन वो नाम जिसके साथ वो महफिल सजा सके, जो उसकी पहचान बने। आपस में बातचीत हुई तो सब लोग बोले कि ये तो बड़ी प्यारी है, सबको अजीज, हर दिल अजीज। तो हाजरीन, वो जो पराई थी, कहीं और से आई थी, कतई बेगानी थी, लेकिन अब सबको अजीज थी, तो उसका नाम रखा गया अजीजन। चूंकि वो एक तवायब थी, इसलिए कहलाई अजीजन बाई। राह में बिछी है पलकें आओ, फूल महके रंग झलके आओ। राह में बिछी है पलकें आओ, फूल महके रंग झलके आओ। आए चमन में फिर से निखार, आए चमन में फिर से निखार। आओ जो तुम तो आए बहार, आओ जो तुम तो आए बहार। रुत लहके रुत बहके कली खिले चमन झूमे, राह में बिछी है पलकें आओ, फूल महके रंग झलके आओ। रात की ये है सोना सिंगार, मदिरा की हल्की है फुहार। रात की ये है सोना सिंगार, रात की ये है सोना सिंगार, मदिरा की हल्की है फुहार। मान भी जाओ एक बात, मान भी जाओ एक बात। अब आके थाम लो ये हाथ, अब आके थाम लो ये हाथ। तन झूमे मन झूमे धरा गगन पवन झूमे, साज जागे जाम छलके आओ। राह में बिछी है पलकें आओ। महफिल सज चुकी थी और दुनिया बस चुकी थी, और इस दुनिया में अजीजन का जादू झमक के बरस रहा था। लेकिन वक्त की फितरत है, वो एक सा नहीं रहता। ईद है तो मुहर्रम भी आएगा, खुशी है तो गम भी आएगा। अजीजन की जिंदगी में गम आया गदर की सूरत में। गदर की शुरुआत के साथ ही कोठों की सूरत बदलने लगी, फिजा की रंगत ढलने लगी,
अजीजन को भी फिक्र हुई। लिहाजा अजीजन ने तय किया कि मैं साजो सामान कानपुर जाएंगी और वहाँ महफिल सजाएंगी। कानपुर एक अलग दुनिया थी। अलग कायदा, अलग जुबान थी। यहाँ महफिल तो जम गई, मगर आए दिन कुछ ना कुछ बवाल हो जाता। कभी छुपने की गरज से क्रांतिकारी आ जाते, फिर उनको तलाशते अंग्रेज आ धमकते। कभी अंग्रेज अफसर मुजरा सुनने आते मेहमान बनकर, तो उनको हलाक करने क्रांतिकारी आ जाते। बस इसी कश्मकश में एक रोज अजीजन के कोठे पर उसकी आमद हुई जिससे अंग्रेज भी थर्राते थे, जिसके चर्चे दूर दूर तक थे। कहानियां और किस्से मशहूर थे। लेकिन वो था कौन? तो साहिबान, वो ऐसा शख्स था जो अपनी शमशीर से हिंदुस्तान की तारीख बदलने निकला था, जिसने 1857 की चिंगारी को ज्वाला बनाया। रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब को दोस्त बनाकर एक जाल बुना और इस जाल में अंग्रेजों को फंसाया। कानपुर, पिठूर, झांसी, ग्वालियर, हर जगह उसके नाम का डंका बजा। छोटी छोटी लड़ाइयों को एक बड़ी जंग में बदला। क्रांतिकारियों के छोटे छोटे समूह को एक बड़ी सेना में बदला। कभी खुलकर तलवार चलाई तो कभी गुरिल्ला टेक्निक अपनाई। हजारों सैनिकों को ऐसी धूल चटाई कि उसके नाम से ब्रिटिश सेना थर्राई। जन्म हुआ नासिक में। नाम था रामचंद्र पांडुरंग यवलकर, लेकिन इतिहास में कहलाए तात्या टोपे। हुजूर इतना अगर हम पर करम करते तो अच्छा था। हुजूर इतना अगर हम पर करम करते तो अच्छा था। तगाफुल आप करते हैं, सितम करते तो अच्छा था। हुजूर इतना अगर हम पर करम करते तो अच्छा था। कहा किसने कि ये जोरो जफा मत कीजिए हम पर। कहा किसने कि ये जोरो जफा मत कीजिए हम पर। बस इतनी सी गुजारिश है कि कम करते तो अच्छा था। हुजूर इतना अगर हम पर करम करते तो अच्छा था। खुदा की मेहरबानी है, खुदा की खुदा।
मैं जानता हूं कि आप लखनऊ से आई हैं। आपका नाम अजीजन बाई है। जी। मेरा नाम तात्या टोपे है और मैं अंग्रेजों से जंग करता हूं। आप चाहते क्या हैं? मैं अंग्रेजों से आजादी चाहता हूं। आप हमसे, वतन की आजादी। पर आप हमसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप इस मकसद में हमारी मदद करें। हम भला आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हम तो बस फकत तवायफ हैं। ये मत भूलिए कि आप एक हिंदुस्तानी भी हैं। हाँ, हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? खबर दे सकती हैं। आपके कोठे पे कौन कब आता है उनके राज पता कर सकती हैं। लेकिन हम ऐसा करें क्यों? हम जंग में शामिल नहीं हैं। लेकिन जंग तो आपकी जिंदगी में शामिल है। जंग कोई दावत या जलसा नहीं है कि आपकी मर्जी का एहतराम करें। आपकी मर्जी होगी तो आप शामिल होंगी, वरना नहीं होंगी। जंग एक हादसा है। आप चाहें या ना चाहें, आपको इसका हिस्सा बनना ही पड़ता है। आप एक तवायफ हैं। तवायफ की तरह जिएंगी और वैसे ही मर जाएंगी। इतिहास में आपका कोई नाम, कोई जिक्र नहीं होगा। मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, तारीख में शामिल होने का मौका, बल्कि अपनी तारीख खुद लिखने का मौका। अजीजन और तात्या टोपे में करार हो चुका है। करार के तहत अजीजन ने काम करना शुरू कर दिया। वो कोठे पर आने वाले अंग्रेज सिपाहियों, अफसरों की मुखबरी करती, उनके राज जानती, उनकी बातें सुनती, मंसूबे जानती, क्रांतिकारियों तक पहुंचाती। लेकिन अजीजन इसके लिए तैयार क्यों हुई? शायद अंदर से ही वतन परस्ती जाग गई, अपनी पहचान की तलब जाग गई हो, इंसानियत मुल्क से मोहब्बत जाग गई हो। कोई नहीं जानता कि हमारे मुकद्दर में क्या है, हमारे फैसलों की वजह क्या है। हम सीधे चलते चलते अचानक किसी मोड़ पे मुड़ क्यों जाते हैं? हमारे ख्वाब, हमारे ख्याल, हमारे तसव्वुर में जो राह नहीं होती, उस पर क्यों जाते हैं? अजीजन के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी सोच, उसके ख्याल बदल गए, उसके अमल और आमाल बदल गए। फिर आई होली। होली से पहले अजीजन को एक खत मिलता है, तात्या का खत। खत में बिठूर आने की दावत होती है। अजीजन, यहाँ तुम्हें एक शानदार मुजरा करना है, जिसमें आसपास के सारे अंग्रेज आला अफसर बुलाए जाएंगे। अजीजन ऐसा ही करती है। बेहद दिलकश मुजरा होता है। एक तो होली की खुमारी ऊपर से अजीजन की दिलकश आवाज़। अजीजन बेहद दिलकश मुजरा होता है। एक तो होली की खुमारी, ऊपर से अजीजन की दिलकश आवाज और रक्स का साथ झमक कर होली के रंग बिखरते हैं। करते हैं। सामान लाने ले जाने के बहाने हथियार, गोला, बारूद सब एक साथ इकट्ठा करते हैं। पान सुपारी के बहाने एक दूसरे को पैगाम पहुंचाए जाते हैं। मुजरे की रात भी ऐसा ही होता है। बड़ी तादाद में अंग्रेज अजीजन के कोठे पर होते हैं।
काफी तो नशे में चूर होते हैं। नाच खत्म होते ही क्रांतिकारी हमला करते हैं और बड़ी तादाद में अंग्रेज मारे जाते हैं। इस हमले की धमक दूर तक जाती है, नाना साहिब तक। नाना साहिब अजीजन से बहुत मुतासिर होते हैं और उसको मिलने बुलाते हैं। नाना साहब अजीजन को तोहफे में तलवार देते हैं और अजीजन अपनी तिजोरी का ताला खोल देती है। रुपए, पैसे, जेवर सब दे देती है ताकि क्रांति की लड़ाई में पैसा कम ना पड़े। तात्या, नाना और अजीजन ये सब अब मिलकर लड़ रहे होते हैं। फिर वक्त आता है बिठूर की जंग का। इसे लेकर बड़ी बैठक होती है। 1 जून 1857 को ये बैठक होती है। तात्या, नाना, अजीजन, शमसुद्दीन, सूबेदार टीका सिंह, अजीमुल्ला खान, एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी बैठक में मौजूद होते हैं। इस बैठक में सभी ने कसम खाई कि अब एक आखिरी और बड़ी जंग होगी, ऐसी जंग कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएं। और अजीजन को जिम्मेदारी मिलती है कि महिला टुकड़ी तैयार करे, औरतों की सेना। उनको अपने जैसी इलाके की दूसरी तवाइफों को तैयार करना होता है। वो बखूबी से करती भी है। वो एक एक करके कई तवाइफों से मिली, उनसे बातें की, मुलाकातें की, फरियादें की। कुछ मानी, कुछ नहीं मानी, लेकिन हाँ इतना हो गया कि शुरुआत हो सके। अब उसे ढूंढना था जो लड़ना सिखा सके, तलवारबाजी कटार सिखा सके, जो हथियार दिला सके। तलाश शुरू हुई और आखिरकार कुछ लोगों ने मदद की। तो अब शुरू हो गया अभ्यास। हाथों में कंगन की जगह तलवारें थी, नजर में अदा की जगह इरादा था, बदन में लचक की जगह तेजी थी, गले से ठुमरी की जगह भैरवी निकलती थी। और ये किसी एक का नहीं, कईयों का हाल था। बस यूं समझिए कि 1 से 2, 2 से 4 चली, पीछे पीछे पूरी कतार चली, हाथों में लेके हथियार चली, अंग्रेजों के सर उतार चली, अधर पकड़ संहार चली। वो दुर्गा बनी, वो काली बनी, वो स्वयं अपनी रखवाली बनी। और इस तरह अजीजन ने यूं 400 औरतों की फौज बनाई। इनमें से ज्यादातर तवायफ थी। ये रात में मुजरा करती, अंग्रेजों से दोस्ती करती, उनके राज जानती और दिन में सिपाहियों जैसे लिबास पहनकर उनसे जंग करती, उनको मौत के घाट उतारती। औरतों की इस फौज को इतिहास में मस्तानी सेना के नाम से जाना गया। जंग जो छेड़ी गई थी उसका असर दिख रहा था। क्रांतिकारी हावी हो रहे थे, अंग्रेज छावनियां खाली हो रही थी, यूनियन जैक उतर गया था, नाना साहेब कानपुर के पेशवा बन गए थे। ऐसे ही माहौल में एक रोज अजीजन को पता चलता है कि रात के वक्त कुछ नावों में छिपकर गंगा नदी के रास्ते अंग्रेज सिपाही भागने वाले हैं। अजीजन तय करती है कि इन पर हमला किया जाएगा। वो नाना साहब से मिलती है। नाना साहेब यानी वतन का जिनकी सांसों में अंगार था, ख्वाबों में जिनकी आजादी का ऐलान था, जिनकी आमद से तब हिल गए फिरंगियों के, जिनका आना जाना रहना कहना सब इनकलाब था। नाना साहेब यानी मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, जिनकी पेंशन तक अंग्रेजों ने बंद कर दी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर में ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और खुद को पेशवा घोषित किया। तो हाजरीन, अब आमने सामने थे अजीजन और नाना।
कितने अंग्रेज हैं? लगभग 1000। 1000? तुम्हारा दिमाग खराब है। 1000 लोगों को मार दोगी? माफ कीजिएगा नाना साहब, आप भूल रहे हैं हैवलॉक ने हमारे 6000 लोगों को मार दिया। हैवलॉक कौन? दास्तान का विलेन। कहाँ है वो? अरे सब्र रखो, जल्द होगी उसकी एंट्री। माफ कीजिएगा नाना साहब, आप भूल रहे हैं हैवलॉक ने हमारे 6000 लोगों को मार दिया। नाव में अफसर हैं? पता नहीं नाना साहब, ज्यादातर आम सिपाही हैं। आम लोगों को मारने का कोई मतलब नहीं अजीजन। नाना साहब, अंग्रेज भी हमारे आम लोगों को ही मारते हैं, बड़ी बेदर्दी से मारते हैं। बस अजीजन भाई, ये लड़ाई आजादी की है, नियत तो परवार करना कायरता है। मुझे फिरंगी चाहिए, बेगुनाह लोगों की लाशें नहीं। अरे अगर इंसान ही नहीं रहा तो रात किस मिट्टी पर करेंगे? वो लौटती है, अपनी टुकड़ी के साथ तैयारी करती है, रात के वक्त हमला होता है। तय किया जाता है कि जब नाव पानी के बीच में होगी तब हमला होगा, ताकि कोई भाग न सके। हमले में बड़ी तादाद में अंग्रेज हल्कान होते हैं, लेकिन अजीजन भी जख्मी होती है। हमले की चारों तरफ चर्चा होती है, लेकिन नाना साहेब चुप रहते हैं। क्रांतिकारी अजीजन को अपनी नायिका मानने लगते हैं। वहीं दूसरे सूबों में मौजूद अंग्रेज बौखला जाते हैं। वो कानपुर और आसपास तेज हमले कराने लगते हैं, खास तौर से तवाइफों पर। उनको चुन चुन कर मारा जाने लगता है। फिजा में मातम पसरने लगता है। लेकिन अंग्रेज यही नहीं रुकते। अब कहानी में एंट्री होती है विलेन की। एंट्री? विलेन? हम दास्तान सुना रहे हैं, लोग बुरा मान जाएंगे। ओहो, चलो तो यूं कहते हैं कि कहानी के खलनायक की आमद से जमीन थर्रा जाती है और आसमान सहम जाता है। कौन है वो? उसका नाम है हैवलॉक, जनरल हैवलॉक। यूं समझिए कि हैवान का दूसरा नाम, दूसरी शक्ल। उसकी हैवानियत का तारुफ? जब इलाहाबाद में अंग्रेजों और क्रांतिकारियों की जंग चल रही थी, तब ऐसा मुकाम आया कि क्रांतिकारी भारी पड़ने लगे। अंग्रेज भागने लगे या मारे जाने लगे। ऐसे बुरे वक्त में दूर देश में बैठ हुक्मरान ने हैवलॉक को भेजा। हैवलॉक के कहर से हिंदुस्तान का ये इलाका थर्राने लगा। उसने गांव के गांव उजाड़ दिए। पेड़ों पर फकत लाशें टंगी नजर आती थी। कानपुर में भी उसने यही किया। जिंदा लोगों को पकड़ पकड़ के उसने फांसी पे टांग दिया। क्रांतिकारी और आम लोग, कोई भी उनके कहर से महफूज नहीं रहा। फिर यही नहीं, उसने लोगों में खौफ भरने के लिए अनोखा ही फरमान सुनाया। कैसा फरमान? उसने कहा कि अगर मरने वाला मुसलमान है तो उसे जला दो, और अगर हिंदू है तो उसे दफन कर दो। ऐसे ही माहौल में एक रोज अजीजन को तात्या का खत मिला। खत में लिखा था कि माहौल खराब है, कुछ दिन सब चुप रहते हैं, बल्कि मुमकिन हो तो छुप कर रहते हैं। अजीजन को भी यही मुनासिब लगा। वो अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में छुप गई। जंगल घना था, दरख्त बेअफराद, मगर बुनियादी जरूरतें भी थी। प्यास लगती तो पानी के लिए झुरमुटों से निकल कुएं तक जाना पड़ता। जंगल घना था, दरख्त थे, लेकिन फिर भी पकड़ में आने का खतरा तो था। एक रोज अजीजन अपनी 2 सहेलियों के साथ बाहर निकली। वो वक्त बुरा था। इसी वक्त अंग्रेज सिपाही वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने अजीजन को देखा और पहचान लिया। अब अजीजन
अजीजन उनकी कैद में थी। कई दिन तक कैद में रहने के बाद अजीजन खुद से पूछती आखिर मुझे मारते क्यों नहीं? आखिर मुझे मारते क्यों नहीं? आखिर मुझे मारते क्यों नहीं? कितना सताते हो तुम लोग इस मासूम सी जान को। स्टेप बैक। अजीजन भाई, मैं तुमसे शादी करके तुम्हें लंदन ले जाएगा और क्वीन की तरह रखेगा। बस स्वीट हार्ट, मुझे उस तात्या का पता बताओ। इसीलिए मुझे जिंदा रखा है, इसीलिए मुझे जिंदा रखा है। लुक स्वीटहार्ट, तुम एक वाइफ हो, मेरी बात मान लो, तुम्हारा फायदा ही फायदा है। मैं एक तवायफ थी, अब क्रांतिकारी हूँ। एक तवायफ तुम्हारी बात मान सकती थी, एक क्रांतिकारी कतई नहीं। ऑलराइट, इसे सबक सीखा, ऐसा सबक जिससे सब याद रखे, ऐसा सबक जिससे पूरा हिंदुस्तान थर-थर कांपे। ये जमीन कांपे, आसमान कांपे, हवा कांपे, फिजा कांपे, दीवारों दर कांपे, हर घर कांपे, पत्ता पत्ता कांपे, हर बाग कांपे, हर जंगल कांपे। इसे ले चलो सबके सामने, लोगों को जमा करो। इसका हश्र देखकर लोगों को सबक मिलना चाहिए। ले जाओ इसे। हैवलॉक खौफजदा है, वो पशु पेश में है, तोप तैयार है, हाथ में हथियार है। मारना कैसे है कि जिसमें अजियत ज्यादा हो। तोप से बेहतर क्या है? यही ठीक रहेगा। फैसला हो चुका है, अब अंजाम देना बाकी है। हैवलॉक के कहने पर इलाके के सारे लोग जमा होते हैं, तोप लाई जाती है, सब तैयार है, हैवलॉक बेकरार है, भीड़ जमा है, शोर उठा है। अजीजन मुस्कुरा रही है, अजीजन की आंखों में खौफ नहीं है। भीड़ में हैवलॉक के लिए दहशत है, मगर अजीजन के लिए इज्जत ज्यादा है। हैवलॉक तोप के पास जाता है, तभी धीरे धीरे भीड़ में एक शोर सा उठता है। हैवलॉक की दहशत कम हो रही है, अजीजन के लिए इज्जत बढ़ रही है। चारों ओर से एक ही नाम गूंज रहा है, अजीजन, 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 अजीजन। क्या तुम्हें मेरा डर नहीं? मैं क्यों डरूं? मैं खुद डर हूं। तुम्हारा डर? क्या तुम्हें मौत का भी डर नहीं? ध्यान से देखो, मैं ही मौत हूं, तुम्हारी मौत, तुम सबकी मौत। मैं तुमको तोप के सामने उड़ाने जा रहा हूं। बेशक, बेशक तुम ऐसा ही करो। हवा में मेरे जिस्म के इतने टुकड़े बिखरने चाहिए कि हर सिमत तुम्हें एक अजीजन खड़ी दिखे। मेरा लहू यूं बिखरना चाहिए
कि हवा से भी उसकी महक आए, ताकि तुम सांस न ले सको, तुम्हारा दम घुट जाए, तुम अंधेरे कमरे में अपनी मौत आप मर जाओ। मैं तुम्हारे जैसे शख्स को इस लायक भी नहीं समझती कि अपनी एक गोली, एक मुट्ठी भर बारूद तुम पर जाया करे। और तेज गूंजने लगता है अजीजन, 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 अजीजन। हेवलॉक खुद बेइख्तियार खो देता है। इससे पहले कि तोप चले वो अपनी बंदूक उठाता है और उसमें जितनी गोलियां हैं सब अजीजन पर चला देता है। You bloody! सन्नाटा सुकून में बदलता है। एक लौ बुझी है मगर ज्वाला जल रही है। क्रांति की अमर ज्वाला, वो आग जो अजीजन ने लगाई और जो कभी नहीं बुझेगी। मिला तेज से तेज, तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 25 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वो स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। जाओ अजीजन, जाओ अजीजन, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। ये तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। तेरा स्मारक तुम ही होगी खुद, अमिट निशानी थी हमको जीवित करने आई वो स्वतंत्रता नारी। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे।